हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम दिसंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। उसमें ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट आ चुका है, उसके अंदर आप जो मासिक घटनाओं का सार संग्रह है और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज जो सेकंड पार्ट है उसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे और जो हमारा नेक्स्ट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो होप्स हो कि इस वीडियो में दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो को आप जो है पूरा ध्यान से देखिएगा और टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस मैगजीन का पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल से, जो कि है कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 जो है दोनों सदनों में पारित हो चुका है। आप जानते हैं कि 3 विवादित कृषि कानून जो है वो सरकार के द्वारा लाए गए थे, जिसके लिए काफ़ी आंदोलन चला। और ये आंदोलन जो है पंजाब, बेसिकली पंजाब और उसके जो आसपास के जो राज्य हैं वहाँ के लोगों के या किसानों के द्वारा जो है काफ़ी लंबे समय तक इसको चलाया गया। हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो देखिए ये है नरेंद्र सिंह तोमर जी, और इनके द्वारा भी दोनों सदनों के अंदर इस विधेयक को जो है स्क्रैप कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब देखिए इन तीनों कृषि कानूनों के नाम आपको पता होने चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले, नाम आपको ध्यान रहे। तो पहला तो था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसके तहत किसान जो है अपनी फसल को मनचाही जगह पर बेच सकता था। ज़रूरी नहीं था कि वो मंडी में जाकर ही उसको बेचे, और किसानों को दूसरे राज्यों में भी अपनी फसल बेचने की जो है इसके अंदर पूरी फ्रीडम थी, छूट थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक। फिर दूसरा है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम। तो इसमें क्या कहा गया कि इसमें देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव था, और फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि जो एग्रीमेंट करने वाला जो पक्ष है या जो कंपनी है उसके द्वारा जो है वो किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी मतलब अगर देखें तो महत्वाकांक्षी बिल था सरकार की तरफ से। तो इसका नाम क्या है? सशक्तिकरण और संरक्षण, किसान का सशक्तिकरण और संरक्षण बिल। और तीसरा था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स को लेकर के, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम। और इस कानून के तहत असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए जो खाद्यान्न, दाल और खाद्य तेल था, ये जो वस्तुएं थी इनकी स्टॉक जो है वो लिमिट कर दी जाएगी, यानी कि आप होर्डिंग या फिर जिसको कहते हैं जमाखोरी वो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अब एक चीज़ और, एक पॉइंट और दे रखा है। ये तीन ही बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी। तीनों बिलों के नाम जो है आपको पता होने चाहिए, नाम आपसे जो है एग्जाम में पूछ लेंगे। फिर है आर्टिकल 245। तो देखिए ये जो अनुच्छेद 245 है वो हमारी जो संसद है और जो राज्य की विधानसभा है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है यानी संसद और जो हमारी विधायिकाएँ हैं, राज्य की विधायिकाएँ, उनको पावर देता है कि जो संसद है उसको तो ये पावर देता है कि वो किसी भी राज्य और कई अन्य राज्य या पूरे भारत के लिए जो है वो कानून बना सकती है और निरस्त कर सकती है। और उसी के तहत जो विधानसभा है उनको भी ये पावर दी गई है कि वो अपने राज्य के लिए जो है वो कानून बना सकें। तो ये यहाँ दे रखा है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ये देखिए हमारी जो एनडीए सरकार है, यानी कि जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, इसका दूसरा यू टर्न है। इससे पहले जो भूमि अधिग्रहण विधेयक था 2015 वाला, 2011 में ये विधेयक कांग्रेस की सरकार के द्वारा भी लाया गया था। तो इसमें भी जो है क्योंकि किसानों के द्वारा काफ़ी जो है इसका क्या कहते हैं अपोज किया गया कि भाई भूमि अधिग्रहण गैरकानूनी है, मुआवजा ठीक से नहीं मिल रहा है, कृषि वाली जो भूमि है उसका ये भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, तो उसको भी जो है सरकार ने वापस ले लिया था। तो ये भी यहाँ पर तथ्य के रूप में दे रखा है। ये सेकेंड यू टर्न हो गया सरकार का। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट की पावर 3, ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए नीति आयोग के द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है वो अभी जारी किया गया है। ये ऐसा पहला सूचकांक है, नीति आयोग के द्वारा पहला सूचकांक है जो जारी किया गया है। तो देखिए एक हमने पढ़ा है ग्लोबल यानी कि वैश्विक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल यानी वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये 2020 के अंदर निकला था और शायद भारत की रैंक 62 हुई थी इसके अंदर, ठीक है। इसको निकालता था कौन? यूएनडीपी, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ग्लोबल एमपीआई के ऊपर तो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके जो आधार थे, आधार क्या बोले उसको, इंडिकेटर्स जो थे, जो मानक जो थे उसके ऊपर सवाल पूछा गया था। तो उसी के तर्ज पर हमारे भारत के अंदर भी नीति आयोग के द्वारा पहली बार जो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है उसको जारी किया गया है। अब इसमें देखिए क्या क्या जो है इसके मानक हैं वो हम देखेंगे, और जो है रैंकिंग के हिसाब से किसको क्या रैंक मिली है वो भी देखेंगे।
अब देखिए इसके अंदर हम क्या क्या ध्यान में रखें, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैंने आपको बताई थी कि वैश्विक जो आपका भुखमरी सूचकांक है, सॉरी वैश्विक ग्लोबल हंगर इंडेक्स नहीं, सॉरी वैश्विक जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो आपका यूएनडीपी, और एक संस्थान और थी जिसका नाम है ओपीएचआई, यानी कि जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन इंडेक्स। इसके द्वारा जो है इन दोनों संस्थाओं के द्वारा मिलकर के इसको जारी किया जाता है। ये नाम मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नीति आयोग ने भी ये इंडेक्स जो जारी किया है इसमें इन्हीं संस्थाओं का सहयोग लिया है। एक तो ये जो नीति आयोग के पास जो आंकड़े हैं वो कहाँ से आए, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ है अभी उसके जो आंकड़े हैं उसके द्वारा आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं। दूसरा उसने जो सहयोग लिया है वो कई तरीके के जो मंत्रालय हैं, जैसे 12 संबंधित मंत्रालयों का सहयोग लिया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जिसको हमने पढ़ा था, ओपीएचआई, और आपका यूएनडीपी जो कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है, उन दोनों का भी इसमें सहयोग लिया गया है। अब मुख्य बात क्या है कि हमारे यहाँ पर जो है किन आयामों पर जो है इसको जो है देखा गया है, तो देखिए आयाम देखिए यहाँ पर ये है कि भारत का राष्ट्रीय एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 वृहद आयामों में परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले कई और एक साथ अभावों को जो है वो शामिल करता है। कौन कौन से 3 आयाम है, तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन का स्तर है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज के समय में कि आपके पास शिक्षा होनी चाहिए और स्वास्थ्य होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ। और फिर यहाँ पर देखिए ये जो मैप है इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि जो बहुआयामी गरीबी जो है वो बिहार के अंदर है, और सबसे कम कहाँ पर है, केरला के अंदर है। अब जाहिर सी बात है केरला में कम क्यों है, क्योंकि एजुकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, लिटरेट लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए राजस्थान का जो स्कोर है वो कितना है, 29.5। राजस्थान का याद कर लीजिएगा, और राज्यों का नहीं भी ध्यान रहे तो राजस्थान को तो अपने को पता ही रहे। फिर देखिए इसमें जो है राज्यों के साथ साथ जो आपके यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे गरीब राज्य हैं, और केरल, गोवा और सिक्किम ये अपेक्षाकृत कम गरीब हैं। तो देखिए गरीब होने के कई रीजंस और भी होते हैं। एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा, ऊपर से एरिया बहुत ज़्यादा है, जैसे यूपी बिहार का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर कम क्यों है, क्योंकि एरिया इनका देखिए काफ़ी कम है इन राज्यों का, तो उस पर भी डिपेंड करता है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर आप बात करेंगे तो सर्वाधिक गरीबी आपको दादर नागर हवेली में और पुडुचेरी में सबसे कम गरीबी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंडेक्स के बारे में। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर देखिए हमारे यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो कि हर बार गोवा में ही संपन्न होता है, तो उसका आयोजन किया गया। ये 52वां फिल्म जो है महोत्सव था। तो इसके अंदर देखिए कुछ एक फैक्ट है जिसको देख लेते हैं। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। तो वहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया, और एशिया के सबसे प्राचीन व देश के सबसे बड़े इस फिल्मोत्सव के उद्घाटन समारोह में गोवा के जो राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, उन और जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर है, और जो गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, इन लोगों ने जो है उसमें शामिल वो लोग जो है इसमें शामिल हुए हैं। अब किसको क्या क्या मिला है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट। तो देखिए इसके अंदर जो है पहली बार ब्रिक्स फिल्म महोत्सव जो है के दौरान गोवा में इफ्की महोत्सव के साथ साथ आयोजित किया गया। ये ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का 6ठा संस्करण था, यानी ब्रिक्स फिल्म महोत्सव भी जो है इसके साथ में ही किया गया है। तो अभी देखिए किस फिल्म को जो है इसके अंदर क्या क्या अवार्ड मिला है। तो देखिए उद्घाटन समारोह की जो फिल्म थी वो थी द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। ये किसकी है, कार्लोस सौरा की है, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को इसमें पार्टिसिपेशन दिया गया है। समापन फिल्म कौन सी थी, तो समापन फिल्म है अ हीरो, जिसके निर्देशक है असगर फरहादी। और पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया है इंडिया में, तो हेमा मालिनी जी को दिया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उनकी उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको मिला है, तो एक हंगरी के फिल्म निर्देशक है जिनका नाम है इस्तवन रजावो, उनको ये मिला है। और जूरी प्रमुख इतना तो कौन याद रखता है, इसको छोड़िए। फिर हमारे यहाँ पर गोल्डन पिकॉक ये अवार्ड जो है जापानी फिल्म के जो निर्देशक हैं, फिल्म का नाम है रिंग वॉन्डरिंग, और इसके जो निर्देशक है उनका नाम है मसाकाजू कोनेको, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, जिसमें 40 लाख रुपए की राशि जो है उससे सम्मानित किया जाता है। अब देखिए कुछ अवार्ड्स हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सेविंग वन हु इज़ डेड। ठीक है, ये चेक गणराज्य से हैं जिनका नाम है, क्या नाम है भाई, वक्लाव कद्रनका। ठीक है, ये इनका नाम है। फिर अभिनेता जो है वो है जितेंद्र भिकुलाल जोशी, जिनको जो है गोदावरी फिल्म के लिए अवार्ड मिला है, और इसी प्रकार से ये महिलाएं हैं जिनको भी मिला है। और फिर है मराठी निर्देशक निखिल महाजन की फिल्म गोदावरी ने विशेष जूरी पुरस्कार के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड जो है वो प्राप्त किया है।
ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। और ICFT का यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड जो है वो मराठी को जो है वो दिया गया है। फिर है फिर नेक्स्ट क्या है, तो ये जो है यूनेस्को गांधी मेडल जो है एक चैड जो फिल्म निर्माता है, चैड एक देश का नाम है, तो वहाँ के फिल्म निर्माता है जिनका नाम क्या है, उनका नाम है मेहमद सालेह हारून, और इन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है लिंग्वी द सेक्रेड बॉन्ड्स, ठीक है, लिंग्वी द सेक्रेड बॉन्ड्स। इस फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। आई नो बहुत ज़्यादा जो है बोरिंग चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या करें, अब ऐसा ही है। ठीक है, कोई सवाल आ जाए तो बढ़िया है, ना आए तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसको कि हमने शुरू में पढ़ लिया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये इसका दूसरा चरण है जो पूरा हुआ है, और इसमें कुछ डेटास दिए गए हैं। डेटा क्यों याद करें, तो देखिए डेटा के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके, क्योंकि चर्चा में रहा है, कुछ चीज़ें अगर बदलती हैं तो वो क्वेश्चन में आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है पहली बार इन्होंने कहा है कि पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होती दिखाई दी है, यानी कि इस सर्वे के अंदर 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं जो है वो भारतवर्ष में देखी गई हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो हमने शुरू वाले वीडियो में भी देखा था कि आपका जो कुल प्रजनन दर है वो भी जो है 2.2 से जो है वो घट करके 2.0 हो गई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी चरण सेकंड राज्यों ने प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन 2.1 जो है वो हासिल कर लिया है। यानी राजस्थान जो है अभी हासिल नहीं कर पाया है, लेकिन सब ने जो है 2.1 जो है वो हासिल कर लिया है। और देखिए कि हमारे यहाँ पर जो चाइल्ड न्यूट्रिशन के जो इंडिकेटर्स है, जो हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें 3 इंडिकेटर्स हैं, आपको ध्यान हो तो। एक होता है स्टंटिंग, एक होता है वेस्टिंग, एक होता है अंडरवेट। स्टंटिंग का मतलब जो है हाइट नहीं बढ़ना, बौनापन जिसको कहते हैं। वेस्टिंग का मतलब जो होता है ना, जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर ना होना, और वजन कम आप जानते ही हैं, अंडरवेट। तो उनके आंकड़ों में भी हमारे जो है यहाँ पर डिक्रीज जो है वो हुआ है। जैसे स्टंटिंग जो है 38% से घटकर 36% हुई है, वेस्टिंग 21 से घटकर 19%, और अंडरवेट वाले जो बच्चे हैं वो 36% से घटकर 32% हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बात थी। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड। तो ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। तो देखिए ये जो है ये भी पहली बार नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है कि जो भी हमारे SDG गोल्स हैं, यानी कि सतत विकास के जो हमारे लक्ष्य हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके अंदर जो अर्बन क्षेत्र है, अर्बन यानी शहरी जो सिटीज़ वगैरह हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है उसकी निगरानी करने के लिए ये एक डैशबोर्ड किसने बनाया है, नीति आयोग ने बनाया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उनको इंक्लूड किया गया है, और उनको जो है कई सारे जो उनके गोल्स हैं उसके आधार पर इनको आकांक्षी का मतलब क्या होता है, एस्पायरेशनल, ठीक है, उसके अलावा परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर, इनकी कैटेगरी में जो है वो डाला गया है। ठीक है, तो हमको कुछ एक जो सिटीज़ हैं उनके नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ देखिए ये जो है नीति आयोग के द्वारा प्रथम संस्करण ही जारी किया गया है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें शीर्ष जो स्थान है वो किसने हासिल किया है, वो है शिमला ने। शिमला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है सूचकांक में शीर्ष 10 स्थान पाने वाले शहरी क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पढ़िए, एक है शिमला, एक है कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, ये इनके स्कोर्स हैं। स्कोर याद ना रहे छोड़ दिए उसको, वो कोई काम की नहीं है। चंडीगढ़ है, फिर है तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, पणजी, सारे नहीं याद रखने हैं, लेकिन टॉप पता होना चाहिए, टॉप शिमला ने किया है इसमें। और जो निम्नतम स्थान है वो आप जानते हैं, बिहार का पटना, गुवाहाटी, असम का ईटानगर वगैरह। तो ये इन्होंने जो है निम्नतम स्थान इसमें हासिल किया है। इसमें और कौन सी बात जो है वो ध्यान रखने योग्य है, तो पहली चीज़ तो ये कि नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। नाम क्या है, तो SDG डैशबोर्ड इसका नाम है, अर्बन एरियाज़ के लिए। ठीक है, और ये पहली बार जारी हुआ है, और किसके सहयोग से जारी हुआ है, तो जो जर्मनी है उसके सहयोग से जो है इसको जारी किया है नीति आयोग ने। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें जो है मेन बात थी। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत और ADB जानते हैं आप, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बीच में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य, जिसको आप बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ, इसको लेकर के जो है एक समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इस हस्ताक्षर के द्वारा क्या होगा कि जो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य होता है
उसके लिए जो है ऋण प्रोवाइड करेगा कौन? एडीबी। ठीक है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए हमारे देश के अंदर तो देखिए कई सारी योजनाएं पहले से भी चल रही हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिसे अब जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य क्या नाम है, प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य मिशन अवसंरचना मिशन भी कहा नाम दिया गया है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं इसके अंदर ये जो ऋण है, यानी कि ये जो एडीबी से हम ऋण ले रहे हैं वो इसमें सहयोग करेगा। अब इससे जो है टोटल 13 जो राज्य हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। उन 13 राज्यों में राजस्थान का नाम भी है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपको 2-3 स्टेटमेंट दे करके पूछ ले कि अभी भारत ने जो है किस किस लिए 13 राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो एडीबी के साथ में किए हैं। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में। तो ये 13 राज्यों के नाम हैं, आपको बेसिकली पता होना चाहिए। जैसे कि राजस्थान है वो इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड ये इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आई हैं। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती उसमें, सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए श्रीनगर जो है उसको यूनेस्को की जो रचनात्मक शहरों का जो नेटवर्क है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, ठीक है, इसके अंदर शामिल किया गया है। तो आपसे पूछ लेंगे कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में भारत के किस शहर को जो है वो शामिल किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए श्रीनगर को जो है वो शामिल किया गया है। और भारत से जो है अब देखिए इसमें श्रीनगर को जो है उसके शिल्प और लोक कला के लिए इस श्रेणी में नामित किया गया है। ठीक है, शिल्प और लोक कला के लिए, और शिल्प और लोक कला के लिए ही जयपुर को भी इसमें शामिल किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जयपुर भी जो है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जो यूनेस्को का है उसमें शामिल जो है एक शहर है। अब देखिए भारत के अंदर ऐसे 6 शहर हैं जिनको कि जो है यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो देखिए क्रिएटिव सिटीज़ यानी रचनात्मक शहर के कई सारे पैमाने होते हैं, जैसे किसी को शिल्प और लोक कला के लिए शामिल किया जाता है, किसी को उसकी हेरिटेज के लिए शामिल किया जाता है, किसी को उसके कोई विशेष जो जगह है उसके लिए शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर 6 जो शहर हैं उनको शामिल किया गया है। उन 6 शहरों के नाम है जैसे मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर। तो ये नाम याद रह जाएंगे। और छठा शहर कौन सा है? अभी श्रीनगर है। ठीक है, तो अभी कितने शहरों को जो शामिल किया है, तो 49 शहर जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इस सूची में ऑलरेडी 246 जो है वो पहले से शहर हैं। तो अभी कितने हैं टोटल? 295 शहर इसके अंदर हैं। भारत के कितने हैं? तो 6 शहर इसमें शामिल है। रिसेंट कौन सा है? तो श्रीनगर है। ठीक है, याद रह जाएगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसका। फिर नेक्स्ट देखिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, जिसको पाई कहा गया है, PAI पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सेम संस्थान है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, जो कि एक बेंगलुरु की नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक है, उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। तो देखिए इसके अंदर ये लोग क्या करेंगे, पब्लिक अफेयर्स में क्या क्या आते हैं। तो देखिए पब्लिक अफेयर्स के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, जिनका एक नाम है विकास, दूसरा है इक्विटी और तीसरा होता है स्थिरता। इसके आधार पर जो है जो राज्य हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। तो उस रैंकिंग के अंदर आप देखिए कि इसके अंदर जो है जो क्या कहते हैं, जिन जो शासन के जो विषय हैं जिनको लेकर के ये लोग रैंकिंग देते हैं, तो उनमें देखिए 5 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जैसे कि मनरेगा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है NHM, ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजनाएं हैं, जैसे समग्र शिक्षा अभियान है, मध्याह्न मिड डे मील है। इन सब का विश्लेषण जो है वो शामिल होता है कि भाई ये पब्लिक अफेयर्स के ये जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर किस राज्य ने सबसे अच्छा काम किया है, उसके आधार पर ये रैंकिंग जो है इस बेंगलुरु के संस्थान के द्वारा दी गई है। तो इसमें आप बट ऑब्वियस है कि ऐसी चीज़ों के अंदर सबसे आगे कौन रहता है? केरला। तो केरला ने इसके अंदर जो है वो टॉप किया है। हमारे जितने भी राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, उनमें टॉप किसने किया है? केरला में। और सेकंड जो छोटे राज्य हैं उसमें टॉप किसने किया है? सिक्किम ने। तो इतना आपको ध्यान रह जाएगा, तो मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रहे। एक फिलैंथ्रोपी के लिए एक लिस्ट आती है। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है परोपकार। तो ये जो है इसका पूरा नाम है एडेलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। इसमें भारतीय वह लोग जो कि परोपकारिता में सबसे आगे हैं उनका नाम लिया जाता है। ये 8वां संस्करण है इसका। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए जो हमारे भारत में विप्रो के संस्थापक हैं, जिनका नाम है अजीम प्रेमजी, उनको जो है इसमें फर्स्ट जो है वो दिया गया है। और सबसे ज़्यादा दान ये जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, उसके अलावा शिव नडार व परिवार, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, नंदन नीलेकनी इन्फोसिस, हिंदुजा परिवार बजाज,
तो ये सारे लोगों को भी शामिल किया गया है, लेकिन आपको टॉप का नाम पता होना चाहिए। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं, तो दयालु महिलाओं के अंदर जो है रोहिणी नीलेकणी, लीना गांधी तिवारी और अनु आगा और उनके परिवार, इनको जो है शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसको मैंने मार्क नहीं किया है, तो आपके पास अगर मैगजीन हो तो आप मार्क कर लीजिएगा। ये 2 पेज मार्क करना रह गए थे मुझसे, तो आप इसको मार्क कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, हालांकि मैंने इसको मार्क नहीं किया है, लेकिन आप इसको जो है आप इम्पॉर्टेंट का स्क्वायर लगा लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए जो आयुष्मान CAPF, ये योजना जो है इसका शुभारंभ अभी किया गया है। कहाँ से शुभारंभ किया है? तो देखिए इसका शुभारंभ जो है आपके कहाँ से, असम जो है वहाँ से जो है इसका अभी शुभारंभ किया गया है। तो ये क्या है? तो आप जानते हैं जो CAPF है, यानी कि हमारे जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो होती हैं, उसके जितने भी दल होते हैं, जैसे 7 दल आते हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे असम राइफल्स आता है, BSF आता है, CISF आता है, ITBP वाले आते हैं, और नेशनल सुरक्षा गार्ड आते हैं, SSB वाले आते हैं। तो इनके जितने भी कर्मचारी हैं उनको आयुष्मान CAPF योजना के साथ में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो उनको भी जो है आयुष्मान भारत योजना आप सभी लोग जानते ही हैं कि भाई जो है इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा परिवारों को। तो ये जो अलग से योजना है ये किसके लिए? CAPF के जवानों के लिए है, यानी कि जो इसके अंदर कार्यरत जो 7 केंद्रीय सशस्त्र बल हैं उसके जो भी कर्मी हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी। और इसके तहत जो है वही सेम चीज़ कि इन पेशेंट और आउट पेशेंट स्वास्थ्य सुविधाएँ जो है उसका कैशलेस लाभ जो है वो दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए अलग से योजना है। कहाँ से शुरुआत की गई? तो असम से जो है इसकी जो है वो शुरुआत की गई है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे हम, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम से 23 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम मूव ऑन करेंगे। फिर नेक्स्ट है, थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन हम एक बार इसको गो थ्रू करेंगे ताकि हमसे ये जो है रीडिंग करने में छूटे ना। तो देखिए ये जो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन U 2.0, और इसके अलावा जो अमृत मिशन है, अमृत का फुल फॉर्म आपको पता है? पता नहीं है तो पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, एज इट इज़ आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ ले कि बताइए कि इसके अंदर R का क्या मतलब है, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो इन दोनों का जो है अभी इसको आगे बढ़ाया है, इसके लिए बजट आवंटन किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। तो जो SBM 2.0 है, इसमें तो क्या किया जाता है कि भाई जो स्वच्छ भारत मिशन है, भाई सफाई के क्षेत्र में जो है कचरा मुक्त बनाने के लिए शहरों के अंदर कार्य किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है कि शहरों में कचरा मुक्त बनाने के लिए यहाँ पर SBM 2.0 के तहत कार्य किया जाएगा। अमृत मिशन में क्या किया जाता है? तो अमृत मिशन के अंदर जो है जो भी कस्बे हैं और घर हैं वहाँ पर जो है नल कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। नल कनेक्शन हुआ, घरों में सीवरेज सेप्टिक जो सुविधाएं हैं उनको जो है जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए बजट आवंटन अभी इसके अंदर किया गया है। कितने लाख करोड़ का किया है वो छोड़िए आप, बस मुद्दा ये था कि आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार इसमें क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। सो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है। आपको पता है कि हर साल ये स्वच्छता सर्वेक्षण होता है कि सबसे साफ शहर जो है वो कौन सा है। तो इसके अंदर लगातार 5वीं बार इंदौर ने जो है ये हासिल किया है। लगातार 5वीं बार, 5th टाइम जो है किसने इसको अचीव किया है? तो वो है इंदौर ने, ठीक है। 2017 से 2021 तक लगातार 5वीं बार इंदौर ही इस पर फर्स्ट आ रहा है। और सबसे अच्छा शहर जो माना जाता है वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर जो है उसको छत्तीसगढ़ को माना जाता है, वो अभी भी उस स्थान पर बरकरार है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। बाकी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि भाई 1 लाख से ज़्यादा आबादी के अंदर कौन है? तो इंदौर है, सूरत है और विजयवाड़ा है। 1 लाख से कम आबादी की अगर बात करें तो वीटा, लोनावाला और सासवाड़ नाम के जो तीनों महाराष्ट्र में हैं उनको इसके अंदर स्वच्छ शहरों में शामिल किया गया है। बस इतना ही ध्यान रखिए, बाकी ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट भी लेस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जो है आपको रैंकिंग ध्यान रखनी है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें। ये है आपका स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स। किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें कई सारे इंडिकेटर्स हैं, उनको छोड़िए आप, कौन से कॉम्पिटेंस बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड है, सबको छोड़िए। इसमें टॉप किसने किया ये ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश ने स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में टॉप किया है। राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान तो 22वें नंबर पर है, तो अपना तो नाम ही छोड़िए, आना ना आना बराबर है। तो टॉप किसने किया? आंध्र प्रदेश ने किया। सेकंड कौन सा है? तेलंगाना है। तो ये साउथ के जो राज्य हैं वो इसके अंदर जो है टॉप कर रहे हैं। तो इतना इसमें ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है।
अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भोपाल का एक स्टेशन है जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अगर आप भोपाल गए हो तो आपको पता होगा। उसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है। इसका नाम जो है वो कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। कमलापति एक रानी रही है, जो है ये अंतिम हिंदू रानी थी, ठीक है, और जो है गोंड उस राज्य की थी और ये अंतिम हिंदू रानी थी। इनके नाम पर जो है इसका हबीबगंज का नाम रख के किया गया है कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो है भगवान बिरसा मुंडा जो है उनकी जयंती जो है वो 15 नवंबर को आती है और इस उपलक्ष्य में भोपाल के अंदर जो है अभी देखिए भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन जो है इन्होंने स्टार्ट किया था और इसी 15 जो नवंबर है इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की जो है वो घोषणा की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसको थोड़ा सा मार्कआउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर है जो भगवान बिरसा मुंडा है उन्हीं की जो स्मृति है उस पे इन्होंने झारखंड का जो कैपिटल है रांची, वहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल उद्यान कम फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो है उसका भी उद्घाटन जो है वर्चुअली जो है उन्होंने किया है। बस ये इंपॉर्टेंट बात थी। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। फिर देखिए सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, जिसको CNT कहा है, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपके RS मेंस का सिलेबस है, जानना चाहिए आपको। फिर देखिए यहाँ पर सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये दो चीज़ें जो है इसका उद्घाटन IIT गुवाहाटी में जो है वो किया गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है हमारे, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उनको जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? तो IIT गुवाहाटी के अंदर जो है CNT और सेंट्रल इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है इन दोनों का उद्घाटन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए शॉर्ट न्यूज़ के अंदर जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने लद्दाख के अंदर जो उमिंगला दर्रा है, उमलिंगला जो दर्रा है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो याद रखिएगा। उमलिंगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख के अंदर है। वहाँ पर इन्होंने सबसे ऊंचाई के ऊपर जो है जो मोटरेबल रोड है, मोटर चलने वाली जो रोड है यानी कि ब्लैक रोड जो है उसको बनाया है और इस उपलक्ष्य में उनको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो प्रमाण पत्र है वो भी दिया गया है। तो विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने के लिए जो है ये अवार्ड किसको दिया गया है? BRO को दिया गया। और कहाँ पर बनाई है? उमलिंगला पास जो है कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए भारत का पहला खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी म्यूजियम बनाया गया। तो ये फूड सिक्योरिटी म्यूजियम पहला कहाँ बना है? तो ये बना है आपके तमिलनाडु के तंजावुर के अंदर बना है। तो ये इसमें सिर्फ नाम आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका देखिए यहाँ पर जो मंत्री है उनका नाम ध्यान रखिएगा कि जो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री है पीयूष गोयल, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। फिर है तो एक काम और, नाम जो है वो चेंज किया गया है, यानी पाताल पानी इंदौर एक जगह है, उसका जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज किया गया है, उसका नाम रखा गया है तांतिया भील के नाम पर। और ये तांतिया भील जो है वो इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं, तो उनके नाम पर इस पाताल पानी इंदौर जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम चेंज किया गया है। तो ये थी हमारी जो है अब तक की राष्ट्रीय खबरें। अब हम चलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट आर्टिकल हमारा कौन सा है? आप थक तो नहीं गए हैं? थक गए हैं तो पानी वानी पीजिए, थोड़ा सा स्टॉप कीजिए और मैं वीडियो को स्टार्ट रखती हूँ। जो इसके अंदर पहला आर्टिकल है वो है नासा ने लॉन्च किया डार्ट मिशन। तो ये डार्ट क्या है? डार्ट DART, डार्ट का फुल फॉर्म देखिए है डबल एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह रीडायरेक्शन टेस्ट। तो इससे क्या होगा कि जो भी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने की जिसकी संभावना होगी उसको जो है इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसका परीक्षण किया गया है, ठीक है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसका उद्देश्य क्या है। इस मिशन का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण करना है ताकि इसे पृथ्वी से टकराने से रोका जा सके, ठीक है, ये इसका कार्य होगा। और इसे जो है SpaceX का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसके द्वारा कैलिफोर्निया का जो इनका स्पेस स्टेशन है वहाँ से इसको लॉन्च करके टेस्ट जो है वो किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि SpaceX ने क्रू 3 मिशन जो है वो लॉन्च किया है। तो क्रू 3 मिशन जो है वो आपको पता होना चाहिए ये किसका है? SpaceX का है और नासा ने भी इसमें सहयोग दिया है। नासा क्या है? तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ इसरो है वहाँ नासा है, जापान में JAXA है, तो ऐसी स्पेस एजेंसी जो है उसने उन दोनों ने मिल करके जो क्रू 3 मिशन जो है उसको लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि जो 4 व्यक्तियों को जो है अंतरिक्ष जो ये है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पर जो है वो भेजा जाएगा, ठीक है। उन 4 व्यक्तियों के नाम भी इसमें दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक है के टॉम मार्शबर्न, ये पायलट हैं। काइला बैरन, ये मिशन विशेषज्ञ हैं। और यूरोप के व्यक्ति हैं जिनका नाम है मैथियस मॉरर, ये मिशन विशेषज्ञ हैं। तो
कौन क्या है वो छोड़िए, लेकिन इन लोगों को यहाँ भेजा गया है। और भारत से भी भारतीय मूल के एक अंतरिक्ष यात्री हैं राजाचारी, उनको इसका कमांडर जो है वो बनाया गया था। ठीक है, विशेष बात क्या है कि ये व्यक्ति जो हैं वो 599, 600 और 601 ये इतने नंबर वाले इंसान हैं जो स्पेस के अंदर गए हैं। ठीक है, तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। फिर उसके बाद में थर्ड आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ध्यान रखना है। चाइना ने जो है अपना पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट, जो हमने फर्स्ट जो हमारा वीडियो उसमें पढ़ा था कि जो आपका पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है, उसको लॉन्च किया है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्वांगमू। ठीक है, ग्वांगमू उसका नाम है। तो ये जो है आपका SDSat-1 उपग्रह विश्व का पहला विज्ञान उपग्रह है जो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र जो 2030 एजेंडा है उसकी सेवा के लिए चाइना जो है जिसको समर्पित करेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि चाइना ने इसका जो है अर्थ साइंस सैटेलाइट जो ग्वांगमू है, इसका उद्देश्य क्या है? तो UN 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी सेवा के लिए जो है इसको समर्पित किया है। तो आपसे पूछ लेंगे वो लोग कि ग्वांगमू 2030 क्या है? तो ये जो है आपका अर्थ साइंस सैटेलाइट है, किसके द्वारा जारी किया गया है? चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट है, चाइना ने जो है शिनजियांग 21 सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया है। अब ये क्या है इसको देख लेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा ही है कि जो अंतरिक्ष के अंदर जो मलबा होता है, कचरा जो होता है, जैसे कई सारे परीक्षण वगैरह करते हैं तो उसमें जो है अंतरिक्ष के अंदर जो मलबा है वो फ्लोट करता रहता है, तो उसको हटाने के लिए जो है शिनजियांग 21 सैटेलाइट जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ऐसा पहले एक जापान के द्वारा भी जो है कलेक्टर को कलेक्ट करने के लिए ऐसा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, वो किसी एग्जाम में उस टाइम पे पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार ये पूछ ले। तो आप ध्यान रखिएगा, शिनजियांग 21 सैटेलाइट क्या है? चाइना के द्वारा मलबे को कम करने के लिए अंतरिक्ष के अंदर तो उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल जो अपना है उसमें सिर्फ आपको जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर है। फर्स्ट आर्टिकल है, रशिया ने जो है अपना जिरकॉन मिसाइल जो है उसका सफल परीक्षण किया है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जिरकॉन मिसाइल किसकी है? तो जिरकॉन मिसाइल रशिया की है, बस इससे ज़्यादा आप कुछ भी याद ना रखें। ये जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है जिरकॉन, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रशिया के द्वारा, क्योंकि नाम भी पूछते हैं इसमें, ऐसा कुछ विशेष पूछेंगे नहीं। फिर है मैसिव इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम। तो देखिए ये जो है एक पूरा मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम है। आपने देखा होगा कि एक आयरन डोम सिस्टम है। आयरन डोम सिस्टम बहुत ही जो है फेमस है, ये तो इजराइल का है। कोई भी मिसाइल आती है तो उसको जो है ये अंतरिक्ष में रोकने की कैपेसिटी रखता है। तो अभी इजराइल के द्वारा ही मैसिव इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया है। इससे होगा क्या कि ऊंचाई पर मंडराने और लंबी दूरी के खतरे का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई जटिल मिसाइल रक्षा प्रणाली है। किसकी है? रशिया की है, सॉरी इजराइल की है। और किसके साथ, किसके सहयोग से इसने इसको डेवलप किया है? तो अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है TCOM, उसके साथ में मिलकर के इसने इसको डेवलप किया है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है कि इजराइल के पास पहले से ही जो है आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसका सफलतापूर्वक उपयोग उसने 2021 में 11 दिवसीय गाजा पट्टी का जो युद्ध है उसमें किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है INS विशाखापट्टनम। तो देखिए INS विशाखापट्टनम हमने फर्स्ट वाले वीडियो में देखा था। तो ये P-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल है, विध्वंसक मिसाइल है, जो कि हमारे डॉकयार्ड में जो है सॉरी जो हमारा जो नेवल जो है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। इससे पूर्व आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट 15B अत्याधुनिक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अर्थात Y12704 का पहला जहाज मझगांव डॉकयार्ड में जो है वो डिलीवर किया गया था। इसमें इतना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल है जिसको कि हमने जो है अभी नेवी के अंदर इंक्लूड किया है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है प्रोजेक्ट 15B, इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो प्रोजेक्ट 15B है इसके 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड निर्माणाधीन है, मतलब इसमें 4 और भी जो है वो इसमें बनेंगे। और वर्तमान में P-15 जो है इसके तहत कुल 4 युद्ध पोतों का, जैसे कि एक तो है विशाखापट्टनम, एक है मोरमुगांव, एक है इम्फाल और एक सूरत, इसकी योजना जो है वो बनाई गई है। और इससे पहले ये जो है भारत का स्वदेशी विध्वंसक निर्माण कार्यक्रम जिसको इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहते हैं, ये 1990 के दशक के अंदर के अंत में 3 दिल्ली वर्ग P-15 क्लास के युद्ध पोतों के साथ शुरू किया गया था। और इसके बाद 1 दशक बाद 3 कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक इसमें शामिल हुए। इतना छोड़िए, लेकिन बात ये है, मुद्दे की बात ये थी कि जो ये P-15 है ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। फिर है स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील जो है वो रूस में जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिए अगर आपसे पूछ ले कि तुशील क्या है, तो तुशील एक जो है स्टेल्थ फ्रिगेट जो आपका युद्ध पोत है ना वो है। ठीक है, वॉरशिप है
ठीक है। तो ये युद्धपोत जो है इसका नाम तुशील रखा गया है। संस्कृत में तुशील का अर्थ होता है प्रोटेक्टर, शील्ड। तो ये जो है भारत और रशिया के बीच में जो है इन दोनों ने मिलकर के जो है इसको बनाया है। तो सिर्फ नाम ध्यान रखिएगा। तुशील क्या है अगर पूछ ले तो एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, यानी कि युद्धपोत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पर हम चलते हैं जिसका नाम है ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक जो है उसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ICGS सार्थक क्या है? तो ये जो है भारतीय तट रक्षक के लिए बनाए जा रहे 5वें OPV की श्रृंखला में चौथा है, ठीक है। OPV क्या है? तो ये जो है OPV जो है आपका बहु मिशन प्लेटफॉर्म है जो समवर्ती संचालन करने में जो है वो सक्षम है। तो ICGS सार्थक जो है ये जो है क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड एक शिप है जिसको कि जो है OPV श्रृंखला का है और इसको जो है भारत के अंदर अभी शामिल किया गया है। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें नाम ध्यान रखिएगा। जब भी कोई मिसाइल और इस प्रकार की चीज़ें आती है, जब तक कि वो काफ़ी जो है कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, तब तक आप अगर उसका नाम ध्यान रखेंगे तब भी काफ़ी रहेगा कि आपको पता होना चाहिए यहाँ से है और यहाँ से हमने किस देश से उसको लिया है या भारत में स्वदेशी तकनीक से बना है। उतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है DRDO और वायुसेना ने किया LRB का सफल परीक्षण। तो LRB क्या है? तो ये लॉन्ग रेंज बॉम्ब है। इसका जो है सफल परीक्षण अभी उड़ीसा के अंदर जो है वो किया गया है। और इसमें जो है देखिए ये जो है LRB भारत का पहला लंबी दूरी वाला 1 टन क्षमता का बम है तथा 100 किलोमीटर दूर तक का लक्ष्य भेद सकता है। यह भारत के सशस्त्र बलों के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर जो है वो साबित होगा। तो आप नाम ध्यान रखिएगा LRB क्या है, ठीक है। तो और DRDO और वायुसेना ने मिलकर जो है इसका परीक्षण जो है वो किया है। फिर नेक्स्ट है DRDO एवं भारतीय वायुसेना द्वारा स्मार्ट एंड एयरफील्ड का जो है सफल उड़ान परीक्षण जो है वो किया गया है। तो ये 100 क्या है? तो स्मार्ट एंटी फील्ड एयर वेपन है। इसका परीक्षण जो है किया गया है राजस्थान के चंदन रेंज जो जैसलमेर के अंदर है, वहाँ पर इसका परीक्षण जो है वो किया गया है। स्वदेशी रूप से ये विकसित है। अब देखिए हथियार का सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर स्वदेशी रूप से विकसित पर आधारित 2 अलग अलग विन्यासों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बम के इस वर्ग का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर आधारित उड़ान परीक्षण देश में पहली बार किया गया है। सिस्टम को अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी के लिए डिज़ाइन किया गया। तो बेसिक चीज़ ये है कि 100 क्या है, तो आप जानिएगा इसका फुल फॉर्म स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और हम पढ़ भी चुके हैं। प्रधानमंत्री ने वायुसेना को सौंपे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। नाम क्या है इस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का? लाइट वेट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। इसका नाम है क्या? शक्ति। तेजस नहीं, शक्ति नाम है इसका। इसको जो है वायुसेना को जो है सौंपा है और इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि ये जो है आपका DRDO की प्रयोगशाला और जो आपका ये जो है इसके बाद डिज़ाइन किया गया है। शक्ति प्रणाली INS विशाखापट्टनम पर स्थापित की गई है और इसे स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इस INS विक्रांत के ऊपर जो है इसको स्थापित किया जाएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है INS वेला जो है नौसेना में इसको शामिल किया गया है। तो आप जानते हैं प्रोजेक्ट 75 आपने पढ़ रखा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है कई सारी स्कॉर्पियन डिज़ाइन की जो पनडुब्बियाँ हैं उनको भारत में जो है आपके नौसेना में शामिल किया गया था, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा INS कलवरी, खांडेरी, करंज, ठीक है। ये पहले से उसमें शामिल है और उसके अंदर ये चौथी पनडुब्बी शामिल की गई है जिसका नाम है INS वेला, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें याद रखने वाली है। पहला तो प्रोजेक्ट 75 आपको पता हो कि स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स होती है उनके लिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है, तो प्रोजेक्ट 75 पता हो। इसकी 4th वाली जो सबमरीन है उसका नाम क्या है? INS वेला इसका नाम है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी की जो पनडुब्बियाँ हैं उनका नाम यहाँ पर दे रखा है, कलवरी, खंडेरी, करंज, ठीक है। ये पहले से 3 पनडुब्बियाँ इसमें शामिल हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हमारा जो राष्ट्रीय परिदृश्य उसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे आर्थिक परिदृश्य और फिर हम पढ़ेंगे आपका फेवरेट प्रादेशिक परिदृश्य। तो उसके लिए आप वेट कीजिए थोड़ा सा, आज आप इतना पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल, थैंक यू।